स्वीडन स्टडी वीज़ा के हवाले से जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव खबर आ रही है कि स्वीडन ने स्टडी वीज़ा देने बंद कर दिए हैं। स्वीडन की रिजेक्शन रेट 90% से ज़्यादा है। तो क्या स्वीडन ने पाकिस्तानियों के लिए तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं? स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ल की असल रीज़न क्या है? स्टूडेंट क्यों अपनी बैंक स्टेटमेंट को प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, या उनकी जो प्रीवियस रिजेक्शंस हैं यूके से या इटली से, उसकी बेस पे उनकी जो है वो स्वीडन भी वीज़ा एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर रहा है। तो इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, जिसकी वजह से स्वीडन की 90% तक स्ट्रेट रिजेक्शंस आ रही हैं और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इस कमी को कैसे ओवरकम कर रहे हैं। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, स्पेशली स्वीडन स्टडी वीज़ा के हवाले से और पाकिस्तान से इसकी वीज़ा रेशो के हवाले से। वीडियो को लाजमी एंड तक देखें। वीडियो को पूरा देखने के बाद स्टिल आपके माइंड में क्वेश्चन आता है या कोई नई चीज़ सामने आती है कि सर ये भी रीज़न मेरी रिजेक्शन, इस रीज़न की वजह से मेरी रिजेक्शन आई है, तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, इसका मैं खुद रिप्लाई बैक करूंगा। और इसके अलावा अगर आप स्वीडन का या यूरोप का स्टडी वीज़ा करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। हमारी टीम जो है वो आपको रिप्लाई बैक करेगी, आपकी प्रोफाइल को फ्री असेस करेगी, आपके बजट के अकॉर्डिंगली आपको कंट्री सजेस्ट करेगी। हमारे ऑफिस फैसलाबाद में भी हैं, लाहौर में भी हैं। तो अब चलते हैं वीडियो के असल टॉपिक की तरफ। देखें, स्वीडन सबसे ज़बरदस्त डेस्टिनेशन है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली मैरिड स्टूडेंट्स के लिए। उसकी रीज़न ये है कि स्वीडन में आप बैचलर में जा रहे हैं या मास्टर में जा रहे हैं, आप अपने डिपेंडेंट को उसी टाइम पे साथ लेके जा सकते हैं। स्वीडन आपको रेजिडेंट परमिट भी देता है, स्वीडन आपके स्पाउस को फुल वर्किंग राइट्स भी देता है। स्वीडन में डिग्री करने के बाद आप जो है दूसरे शेंजन कंट्रीज़ में जॉब भी ढूंढ सकते हैं, वहाँ पे जाके सेटल हो सकते हैं और स्वीडन के अंदर भी सेटल हो सकते हैं। स्वीडन की इनकम या इसकी इकॉनमी काफ़ी अच्छी है। स्वीडन के हवाले से काफ़ी बैड न्यूज़ भी मार्केट के अंदर जो है वो फैली हुई हैं। इस वीडियोस में स्पेशली उन नेगेटिव पॉइंट्स को मैं कवर करने के लिए जो है वो आपको वीडियो बता रहा हूँ। तो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट है स्वीडन के हवाले से, जो लोग कहते हैं कि स्वीडन जो है वो आपका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर डाल देता है जब आपकी रिजेक्शन आती है। देखें, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जब आपका एक जगह से शेंजन में वीज़ा रिजेक्ट हो तो आपका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर डाल दिया जाए। वो तब ही सिस्टम में ऐड करते हैं जब ऑलरेडी आप शेंजन कंट्री के अंदर हो, आप कोई लॉ ब्रेक करें, आप वहाँ पे असाइलम क्लेम करें, आप बगैर बताए दूसरी कंट्री में जाके रहना शुरू कर दें, काम शुरू कर दें, आप वहाँ पे कोई क्रिमिनल एक्ट करें, तब स्वीडन, फिनलैंड या जो बड़े बड़े शेंजन इकोनॉमीज हैं, बेल्जियम है, जर्मनी है, ये शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपका रिकॉर्ड एंटर कर देते हैं, जिसमें आपका पासपोर्ट नंबर है, आपकी पिक्चर है, आपके फिंगरप्रिंट्स हैं, आपके थंब स्कैन है। तब आपके लिए प्रॉब्लम बन जाती है कि आप किसी दूसरे कंट्री में जाके रेजिडेंट परमिट कार्ड भी नहीं ले सकते, आपके ऊपर बैन लग जाता है। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी इन चक्रों में रहते हैं कि शेंजन कंट्री में जाके भाग के किसी और कंट्री के अंदर चले जाएं और इलीगल वे से अपना वहां पे रहने का जो है वो स्टे उसको एक्सटेंड करें, तब उनके लिए स्वीडन जो है वो एक ब्लैक लिस्ट के तौर पे काम करता है और उनका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में डालता है। लेकिन ये खतरा सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है जो ऑलरेडी 2 नंबरी की राह पे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि हम स्वीडन जाके वहां पे स्टे नहीं करेंगे, यूनिवर्सिटी की वजह से हम वीजा ले लेंगे, लेकिन वहां पे जाके आगे जो है वो किसी कंट्री में भाग जाएंगे। अब जो दूसरी सबसे बड़ी रीजन स्वीडन में रिजेक्शन की पाकिस्तानी स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं वो है प्रीवियस रिफ्यूजल्स। अगर उनकी हैं यूके से है, इटली से है, शेंजन से है या किसी भी और कंट्री से उनका रिफ्यूजल है, तो उसको प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं कर रहे। जब आप एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो वहां पे आपकी प्रीवियस रिफ्यूजल की रीजन भी पूछी जाती है। तो अगर आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट की वजह से आपका प्रीवियस वीजा रिजेक्ट हुआ है और आपने वो मेंशन कर दिया और आप उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि मैंने फेक डॉक्यूमेंट्स वहां पे प्रोवाइड किए थे, तब स्वीडन भी आपका वीजा रिजेक्ट कर देगा। देखें, जो भी आपकी जेन्युइन रीजन, आपने यूके अप्लाई किया, आपको यूनिवर्सिटी का कैश विड्रॉ हो गया, आपकी इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ये चीज़ बता सकते हैं कि मेरा जो काउंसलर है, जो मेरा वीज़ा सेक्शन वाला ऑफिसर था, वो मेरे इंटरव्यू से सेटिस्फाइड नहीं था और उसने जो है वो मेरा वीज़ा इस बेस पे या इस पॉइंट पे रिजेक्ट किया और अब मैंने ज़्यादा प्रेपरेशन करके ज़्यादा बेहतर तरीके से स्वीडन के लिए इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ। तब आपको प्रॉब्लम नहीं बनेगी। प्रॉब्लम उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो इसको जल्दबाजी में विदाउट प्रॉपर जस्टिफिकेशन अपना वीज़ा जो है प्रीवियस रिफ्यूजल को एक्सपोज कर देते हैं और वहाँ पे उसको प्रॉपरली से जस्टिफाई नहीं करते। तो एक कंट्री ये देखता है कि अगर एक क्रेडिबल कंट्री ने इसको रिजेक्ट कर दिया है तो अब हम भी इसको किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बेशक ये, क्योंकि आप सेल्फ फाइनेंस की बेसिस पे वहाँ पे जा रहे हैं। हाँ, अगर आपको ने स्कॉलरशिप विन किया, यूनिवर्सिटी ने आपको सिलेक्ट किया, आपका बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, तब आप इसको और प्रॉपर वे से जस्टिफाई कर सकते हैं कि मैं एक हाई रैंक यूनिवर्सिटी में, मुझे स्वीडन में इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है और इसके बाद जो है वो मैं यहाँ पे
वीज़े के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। अब आते हैं हम असल रीज़न की तरफ, जो मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया और वीडियो के एंड पे मैंने आपको बताऊँगा कि इसको बिल्कुल कैसे आप रिज़ॉल्व कर सकते हैं। देखें, स्वीडन में जब आप वीज़ा लेने के लिए जाते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं। स्वीडन ने 2025 ये पिछले साल से अपनी वीज़ा पॉलिसी में फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, जिसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट है, जिसमें आपका स्पॉन्सरशिप एफिडेविट है, जिसमें आपके प्रॉपर्टी के प्रूफ हैं, जिसमें आपका इनकम का प्रूफ है, जिसमें आपके एफबीआर रिटर्न्स हैं, इन चीज़ों को इतना टाइटली ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया है कि अगर कोई स्टूडेंट ये सोचता है कि वो स्वीडन में बिल्कुल फ्रेश बैंक स्टेटमेंट, सडन डिपॉजिट्स या फ्रेश बैंक अकाउंट के साथ विदाउट एनी स्पॉन्सरशिप प्रूफ वो स्वीडन में वीज़ा ले लेगा या उसका रेजिडेंट परमिट ले लेगा, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। वो अभी से देख ले कि उसके 99% वीज़ा रिजेक्शन है। अगर आपने फेक या पूरली प्रिपेयर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी बैंक स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने की कोशिश की, तब भी स्वीडन आपको पकड़ के आपका जो है वो वीज़ा रिफ्यूज़ कर देगा। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि स्वीडन जानता है कि पाकिस्तान में 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स सबसे ज़्यादा हैं। स्वीडन में रेजिडेंट परमिट लेने के लिए, स्टूडेंट वीज़ा लेने के लिए आपके बैंक अकाउंट का, आपके स्पॉन्सर के बैंक अकाउंट का, आपके डिपेंडेंट के बैंक अकाउंट का कम से कम 6 माह पुरानी वो बैंक स्टेटमेंट आपसे मांगते हैं। इस 6 माह की बैंक स्टेटमेंट बहुत क्लीन बैंक स्टेटमेंट चाहिए, जिसमें अगर कोई हैवी डिपॉजिट्स हैं तो वो आपके जस्टिफाइड होने चाहिए कैसे वो डिपॉजिट आपके पास आए। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और जो कंसल्टेंट हैं वो अगर इस पॉइंट को उन्होंने नेगलेक्ट कर दिया कि स्वीडन के हवाले से हमने बैंक स्टेटमेंट को प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं किया, तो उनका वीज़ा रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा मिल जाएगा आपको, और ये बड़ा क्लियर डिसीजन है। देखें, स्वीडन यूनिवर्सिटी की एडमिशन को वैल्यू करता है, उनकी यूनिवर्सिटीज़ टॉप रैंक्ड हैं। अगर आपका एडमिशन आ जाता है, इसका मतलब है कि स्वीडन की जो इमिग्रेशन है अब वो आपको चेक करिए कि क्या फाइनेंशियली आप इतने स्टेबल हैं कि आप स्वीडन में जाके अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकें। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट जो जल्दी वाली मिस्टेक्स कर रहे हैं, उसमें नंबर 1 मिस्टेक है फ्रेश बैंक स्टेटमेंट, लेकिन अकाउंट पीछे से बिल्कुल खाली, वीज़ा लगने से 10-15 दिन पहले हैवी डिपॉजिट। दूसरा एरर है अकाउंट पुराना नहीं होना। फ्रेश बैंक अकाउंट खुलवाया, उसमें डिपॉजिट आया है, 1 माह पुराना अकाउंट है, 1.5 माह, जैसे यूके के लिए आप इन्वेस्टर से बैंक स्टेटमेंट बनाते हैं, वीज़ा रिजेक्ट। तीसरा पॉइंट कि आपने स्पॉन्सर बताए बगैर आप हैवी डिपॉजिट के, ये मेरे पास पैसे हैं, मेरे अपने पैसे हैं, भाई आपके पैसे हैं लेकिन वो जस्टिफाइड नहीं है, वो प्रूव्ड नहीं है, तो वो आपने लगा दिए वीज़ा रिजेक्ट। चौथा पॉइंट ये है कि आपने स्पॉन्सर किसी को शो किया और स्पॉन्सर की बैंक स्टेटमेंट या उसके प्रूफ ऑफ फंड्स को आपने नहीं लगाया, स्पॉन्सर की बैंक स्टेटमेंट ओल्ड नहीं है, तब भी आपका वीज़ा रिजेक्ट। पांचवा ये कि आपने डॉक्यूमेंट्स तो प्रोवाइड कर दिए लेकिन उसकी कोई अथेंटिसिटी नहीं है, कोई प्रॉपरली नोटराइज्ड नहीं है, प्रॉपरली अटेस्टेड नहीं है, क्लियर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उसके अंदर मेंशन जो प्राइसेस हैं वो क्लियर नहीं है, डेट्स क्लियर नहीं है, सोने की जाली रसीदें लगा दी हैं सेल करके, तब भी आपका वीज़ा रिजेक्ट। अब इन सारे सिनेरियो में कौन सा स्टूडेंट फिर स्वीडन जा सकता है? पाकिस्तानियों में पता है कि आपकी ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट हार्डली 5% स्टूडेंट की होगी, सब ने कोई ना कोई जुगाड़ लगाना है, सब ने कोई ना कोई हेरा फेरी करनी है। तो क्या अब स्वीडन जो है वो सिर्फ 5% को वीज़ा देगा? इसका मतलब है कि 95% रिजेक्शन? ऐसा सीन नहीं है। जो स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं, जो इसको प्रॉपरली लेके चलते हैं, जो स्मार्ट कंसल्टेंट्स हैं, वो पहले दिन से जब आप स्वीडन का प्रोसेस शुरू करते हैं, सबसे पहले आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स का पूछते हैं, आपके ओल्ड बैंक अकाउंट्स का पूछते हैं, आपकी करंट बैंक स्टेटमेंट को चेक करते हैं, आपको सोर्स ऑफ फंड कैसे आपने जस्टिफाई करना है ये बताते हैं। मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक स्टूडेंट जो ऑलरेडी सैलरीड पर्सन है और उसके अकाउंट में 30-40 लाख है और वो पुराना पड़ा हुआ है 6 माह से पहले का, और उसकी जॉब को 3-4 साल हो गए, उसकी सैलरी है 2-3 लाख, वो सैलरी स्लिप्स लगाएगा, उस अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट लगाएगा। अब स्वीडन ये पूछेगा कि आपने जो 30-40 लाख पहले का पड़ा हुआ, क्या ये आपकी सेविंग है? क्या 2-3 बंदों वाला जो घर वाला है वो 3 साल में अगर 2 लाख भी सैलरी हो तो वो इतने पैसे बचा सकता है? हाँ, अगर आपका लाइफस्टाइल या आपने मिनिमम ट्रांजैक्शंस में बिजली का बिल पे किया हुआ है, आपने बच्चों की फीस पे की हुई है, आपने कोई रेस्टोरेंट का खाना पे किया हुआ है अपनी अकाउंट स्टेटमेंट से, और आप ये बता सकते हैं कि आपकी सोशल मीडिया अकाउंट्स आपकी लाइफ को बता रहे हैं कि बंदा जो है वो मिनिमल या एक कंजूसी वाली ज़िंदगी गुजार रहा है, तो फिर वो जस्टिफाइबल है कि जी इसने सैलरी से अपनी सेविंग्स करके अपने अकाउंट को ऊपर लेके गया है। वो 6 माह में आपका एक पूरा साइकिल नज़र आएगा कि इसकी मंथली स्पेंडिंग क्या है। वो एक बड़ी क्लीन एंड नीट बैंक स्टेटमेंट है जिसमें सिर्फ क्रेडिट एंट्रीज सैलरी से हो रही हैं। अगर एक बंदा बिजनेस वाला है तो उसकी बिजनेस इनकम, उसका
बिजनेस अकाउंट प्लस पर्सनल अकाउंट। बिजनेस एंटिटी या तो प्राइवेट लिमिटेड होती है या सोल प्रोप्राइटर होती है। अब वहां से वो पर्सनल अकाउंट में फिक्स्ड अमाउंट हर मंथ जो है वो ट्रांसफर करता है कि ये मेरी सैलरी है, ये मेरी कंपनी दे रही है। कंपनी एक डिफरेंट एंटिटी है, उसको बेस पे आप सिर्फ उसकी बैंक स्टेटमेंट नहीं लगा सकते, वो एक डिफरेंट पर्सन है। आपने अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट लगानी है, उसको आपने जस्टिफाई करना है कि मेरी कंपनी की भी आप स्टेटमेंट लगाएंगे कि 6 माह में ये क्रेडिट हुआ है, ये डेबिट हुआ है, और साथ में आप अपनी लगाएंगे। वो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को जो है वो कवर करेगी। तो इस तरह के जो जेन्युइन पॉइंट्स हैं, अगर आपने प्रॉपर्टी सेल की है, उसका ट्रांसफ़र डीड क्या है, उसका एग्रीमेंट किस स्टेट का है, आपने पैसे किस फॉर्म में लिए हैं, आपने कार सेल की है, उसका ट्रांसफ़र का रिकॉर्ड उस बंदे के नाम कार हो गई है, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो इस पॉइंट में कवर होंगी। तो अगर आप स्वीडन का प्रॉपरली वे से, बेशक आपने अपना एडमिशन लेटर ले लिया और अब आप इसका प्रॉपर वे में वीज़ा प्रोसेस करवाना चाहते हैं, आप हमसे सेकंड स्टेज की इस कंसल्टेंसी की सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। और जो मैं आपको बता रहा था कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपकी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली जस्टिफाई करना। हम आपकी प्रोफाइल को असेस करेंगे, अब मुमकिन जो भी आपकी बेस्ट सोल्यूशन हुआ जिसमें हम एम्बेसी में आपके डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करवा सकें, वो हम सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स बैक करेगी। आप हमारे इन दिए गए नंबर्स पे रब्ता करें, हमारे काउंसलर्स जो हैं वो आपको आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली, अगर आपका फिजिबल हुआ, ज़्यादा अच्छे चांसेस हुए, तो वो आपको यस करेंगे और आप अपना स्वीडन का स्टडी वीज़ा प्रोसीड कर सकते हैं। तो इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको एक मैं वो की पॉइंट्स बता दिए हैं कि जिनकी बेस पे वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है और बहुत ज़्यादा बच्चों को रिजेक्शन मिल रही हैं और आपने इसको कैसे अवॉइड करना है। थैंक यू सो मच।